नमस्कार, मैं हूं शैलेंद्र सिंह और आप देख रहे हैं हमारा YouTube चैनल शब्द शब्द शैलेंद्र सिंह। आज हम हैं सरला शर्मा जी के साथ, जो मल्टी टैलेंटेड हैं। इन्होंने कथक सीखने से शुरुआत की अपने बचपन में, जब दूरदर्शन आता था और ये छोटी थी तब नन्हे मुन्ने कलाकारों के रूप में उसमें डांस करती थी। फिर इन्होंने कथक के एक बड़े आर्टिस्ट के रूप में भी मंच पर परफॉर्म किया, टीवी और दूरदर्शन पे दिखी। उसके बाद इन्होंने लेखन शुरू किया, तो कविताएं भी लिखती हैं, गज़ल भी लिखती हैं और गीत भी लिखती हैं। एक सबसे खास बात कि ज़्यादातर लोग या तो श्रृंगार लिखते हैं या ओज लिखते हैं, ओज जिसको वीर रस की कविताएं कहा जाता है। सरला जी ऐसी लेखिका हैं कि जो ओज भी बराबर लिखती हैं और श्रृंगार भी, और उनका मंचन भी दोनों ही तरीके से, दोनों में ही करती है। तो हम स्वागत करते हैं और इस बातचीत में हम जानेंगे कि सरला जी का सफ़र कैसे शुरू हुआ और क्या क्या आगे वो करने वाली। बहुत बहुत स्वागत है आपका जी, बहुत धन्यवाद। इतनी सारी प्रतिभाएं आपने कथक शुरू किया बचपन में, कैसे शुरू हुआ सफ़र और फिर गायकी में आई आप? देखिए, मेरे जो पिताजी थे वो गवर्नमेंट जॉब में थे, लेकिन उनको तबला बजाने का बहुत शौक था। तो उन्होंने प्रॉपर जो है बनारस घराने से शिक्षा ली और वो काफ़ी बड़े तबला वादक थे। उससे फिर हमारे भाई और हमारे दीदी में आया, तो दीदी के स्कूल में कथक डांस होता था। अच्छा। वो सीखती थी, उसको देख देख करके बिना पहले सीखे ही, जैसे जो बच्चे करते हैं, लेकिन शायद उसमें मैं थोड़ा बेटर करती थी। तो मेरे पापा ने उस कला को पहचाना और कहा नहीं, ये बहुत अच्छा कर रही है, तो इसको ट्रेन कराना चाहिए। तो फिर उन्होंने मुझे ट्रेन कराया और फिर मैंने शिक्षा ली पंडित बिरजू महाराज जी के सगे भांजे पंडित ओम प्रकाश मिश्रा जी और बच्चा बाबू जी, उनसे मैंने शिक्षा ली। पहले वो यहाँ लखनऊ में थे जी, कथक की। फिर उनके वो चले गए, यहाँ से बनारस चले गए। फिर उनकी शिष्या थी श्रीमती आशा सेठ जी, फिर मैंने उनसे शिक्षा ली। तो इस तरह से फिर मैंने कथक की प्रॉपर शिक्षा ली और उसको परफॉर्म भी किया जी। फिर कथक से आपका जो सफ़र ये गायकी की तरफ आया, शास्त्रीय संगीत भी आपने सीखा? जी जी, वो ऐसे हुआ कि हमारे यहाँ मतलब पापा को ये चिंता थी कि क्या शादी के बाद ये डांस कर पाएगी कि नहीं, क्योंकि हम लोग ब्राह्मण फैमिली से हैं और हमारे यहाँ मोस्टली मतलब क्योंकि गांव से रिलेटेड हैं, तो उस समय की ये सोच हुआ करती थी कि भाई लड़कियां हैं, ये कहाँ स्टेज पर करेंगी। और पापा मेरे बहुत बड़े कला प्रेमी थे, तो उनको लगता था कि मेरी बेटी जो करे वो सारी दुनिया देखे। उनका सपना था कि सारी दुनिया देखे, तो वो मुझसे कहते रहते थे। फिर अच्छा, क्योंकि मैं गा भी लेती थी, तो उससे मुझे चेक कराया गुरुओं से कि क्या ये गा सकती है कि नहीं। तो जो है एक यहाँ पे हैं मजीद अंकल जी हैं, तो उन्होंने, वो भी बहुत अच्छे सिंगर हैं गज़ल वगैरह के, तो उन्होंने कहा नहीं, आपकी बिटिया तो बहुत अच्छा गा सकती है। तो फिर मैंने गाने की शिक्षा शुरू करी। फिर 12th में मैं जब आई तो मेरी मुलाकात गुरु सीता शरण सिंह जी से हुई। अब वो नहीं इस दुनिया में। उन्होंने मुझसे कहा कि तुम ये बताओ, तुम गाती तो बहुत अच्छा हो, लेकिन तुम क्या खास करना चाहती, मतलब तुम कैसे अपना अलग नाम कुछ कर पाओगी। तो मैंने कहा कि जो है आप बताइए मैं क्या कर सकती हूँ। तो बोले देखो, 2 विधाएं होती हैं शास्त्रीय संगीत में, एक ख्याल होता है और एक ध्रुपद होता है। तो ख्याल तो मैं जानती थी, ध्रुपद मुझे इतना नहीं पता था। मैंने कहा क्या फ़र्क है दोनों में? बोले देखो, जो ध्रुपद है वो मर्दानी गायकी है, उसको औरतें नहीं गा पाती हैं उतना, और ख्याल तो कोई भी गा लेता है। तो मैंने कहा फिर तो मैं ध्रुपद गाऊंगी। तो कहने लगे कि तुम कर पाओगी इतना? तो मैंने कहा जी मैं बिल्कुल कर पाऊंगी। फिर मैंने ध्रुपद गाना शुरू किया और उसमें मुझे उसका जो शास्त्रीय पक्ष था वो हमारे गुरुजी ने सिखाया, जो गायन पक्ष था। जो उसका ताल पक्ष था वो मेरे पिताजी, क्योंकि बहुत बड़े तालविद हैं तो थे, मतलब अब तो नहीं है इस दुनिया में, तो उन्होंने मुझे ताल में बहुत अच्छे से मजबूत कर दिया मुझे। साथ साथ मैं सुगम की भी शिक्षा लेती रही श्री गुलशन भारती जी से। तो कुल मिलाकर के जो मुझे हमारे गुरुओं ने जो गढ़ा, तो मैं ये कह सकती हूँ कि हाँ, एक दौर ऐसा भी आया जब मेरे पिताजी का था कि तुम झंडे गाड़ो, तो मैंने कुछ तो 2-4 झंडे तो गाड़े ही होंगे, मुझे ऐसा लगता है। क्योंकि जिस बीच मैं गा रही थी उस समय तो लड़कियाँ
नहीं थी, ध्रुपद में नहीं थी, उस बीच नहीं थी। और मैंने बहुत सारी इसकी परफॉर्मेंसेस दी है, बहुत बड़े बड़े पखावज विदों के साथ मैंने इसकी परफॉर्मेंस दी है। और मतलब ध्रुपद का चुनाव कैसे किया था, क्यों अच्छा लगा आपको ध्रुपद? मुझे कुछ अलग करने की हमेशा से इच्छा होती थी, शुरू से ही, कॉलेज टाइम से भी मैं कुछ हमेशा, मतलब मुझे भीड़ में चलना पसंद नहीं था, कुछ अलग करना। तो मुझे लगता था, अगर जब गुरुजी ने कहा ना कि ख्याल तो सभी गा लेते हैं, तो मुझे लगा तो कुछ ऐसा करो जो कोई ना कर पाता हो, है ना। तो फिर इसलिए मैंने ध्रुपद किया। अच्छा, ध्रुपद भी ईश्वर की कृपा से, क्योंकि उसमें ताल का खेल बहुत ज्यादा होता है, ख्याल में गलेबाजी ज्यादा होती है, उसमें ताल की उठापटक बहुत होती है, जुगलबंदी टाइप की। तो वो ईश्वर की कृपा से मेरा अच्छा था, तो अच्छा रहा, वो बहुत अच्छा रहा। मतलब अगर मैं उसको कर पाती और ज्यादा, तो शायद एक विश्व में कुछ मेरा नाम हो पाता, इस बात का मुझे मलाल है। तो अच्छा, आपको लिखने का भी बचपन से शौक था, कविताएं लिखती थी? जी, बचपन से ही मुझे शौक था, और मुझे ये नहीं पता था कि मैं मंच पर कभी कविता करूंगी, ये मैंने सपने में नहीं सोचा था। सिंगिंग सोचा था, डांसिंग सोचा था, वो मैं करती भी रही। और एक मतलब हमेशा से मन में क्या रहता था, मैं डांस बैले, क्योंकि मैं लिखती हूँ डांस बैले, कंपोज भी करती हूँ, कोरियोग्राफ भी करती हूँ। तो हमेशा से मैं ये सोचती थी, मैं एक ग्रुप बनाऊंगी और देश विदेश में अपने जो है संस्कृति को आगे ले जाऊंगी। तो ख्वाब में हमेशा ये रहता था, लेखनी मेरी चलती थी, लेकिन डांस बैले में ज्यादा चलती थी। ये मुझे पता नहीं था कि मैं मंच पर भी कभी काव्य पाठ करूंगी और मेन मैं इसको बना लूंगी, ये मुझे नहीं पता था। और उसमें भी दो विधाएं आपके पास है, श्रृंगार भी है, ओज भी। जी, मैं श्रृंगार में भी लिखती हूँ, मैं ओज में भी लिखती हूँ, और मैं आपको बता दूं, मैं सामाजिक चीजों पर भी, व्यवस्थाओं पर भी लिखती हूँ। लेकिन श्रृंगार और ओज दोनों एक अपोजिट साइड है, कैसे तालमेल बैठाती हैं? हाँ, मुझे ऐसा लगता है कि जब मैं इसमें थोड़ा सा हम इसको इस तरह से भी डिवाइड कर सकते हैं कि जब मुझे उर्दू में कोई चीज ख्यालात आने लगते हैं, तो वो श्रृंगार की तरफ भागता है। अच्छा। श्रृंगार में भी मैं ज्यादा वियोग मेरे मन में आ जाता है, क्योंकि देखिए, ये जो लिखने की कला है या जो भी हमारी आर्ट फॉर्म होती है, वो गॉड गिफ्टेड ही होती है, वो आप अपनी तरफ से कुछ नहीं करते हैं। तो जो लाइनें आती हैं वो श्रृंगार की तरफ चली जाती हैं। जब हिंदी में मुझे कुछ आता है, तो अपने आप से मुझे ओज आने लगता है। अच्छा। और मैं आपको ये कह सकती हूँ, और बड़े फक्र के साथ कह सकती हूँ, कि राष्ट्र से और देश से, मतलब जो देश प्रेम था, जब मैं कुछ नहीं जानती थी, तो जो सबसे पहला मैंने अपने जीवन काल में सबसे पहले मैंने जो पंक्तियां लिखी थी, वो ये थी कि तुम वीर हो, रणधीर हो, रणबांकुरा हो, जोशे जवानी का उमंग तुमने भरा। ये दो लाइनें आज भी मुझे याद हैं, जो मेरी सबसे पहली, अगर मेरी याददाश्त में कोई लेखनी चली है, इस पे चली है। ये दो लाइनें मेरी सबसे पहली लाइनें हैं जो मैंने लिखी है। अच्छा, जो लोग आपको सुनते हैं मंचों पर, जी, उनकी फरमाइशें ज्यादा क्या रहती है, श्रृंगार की या ओज की? दोनों ही रहती हैं। अब तो मैं बताऊं, अब तो कुछ ऐसा हो गया है कि जब लोग मुझे बुलाते हैं अपने यहाँ, तो स्पेशली मुझे बताया जाता है कि आप ओज के लिए आइए या आप श्रृंगार के लिए आइए। अच्छा। हाँ, ताकि आप मेंटली पहले से तैयार रहें। हाँ, मेंटली तैयार भी रहें, और हाँ, थोड़ा तो अपने आप को भी लग जाता है कि हाँ भाई, यहाँ पे इसकी मांग है, मुझे पता रहता है, पहले से पता रहता है कि इसकी मांग है मुझे। अभी ये जो इतना सफर है, इसको आगे कैसे बढ़ाना है आपको, क्या और नया करना चाहते हैं? देखिए, मैं करना तो कुछ ऐसा चाहती हूँ कि जो कुछ समाज के काम आ सके, वो किसी भी तरीके से हो, मेरे काव्य के माध्यम से हो, मेरे डांस और गाने के माध्यम से हो। जैसे कि मैं नृत्य की शिक्षिका भी हूँ, मैं अपनी जो भारतीय सभ्यता और जो भारतीय संस्कृति है, मैं उस चीज़ को पूरी दुनिया में ले जाना चाहती हूँ। मैं कितना उसमें सक्षम हो पाऊंगी, नहीं हो पाऊंगी, ये अलग की बात है, पर मैं चाहती हूँ कि मैं कुछ ऐसा कर जाऊँ कि मेरे जाने के बाद भी लोग मुझे याद रखें। सामाजिक विषयों पर भी आप लिखती हैं, क्या विषय है जिसपे आप ज़्यादा, जो आपको पिंच करता है, जो लिखने के लिए प्रेरित करता है? जैसे मुझे नारियों की जो दशाएं हैं, जो मुझे बेटियों के ऊपर जो घटना दुर्घटना होती रहती है, तो ये मुझे ज़्यादा पिंच करती है। अच्छा, आप अपने बचपन से और आज जहाँ पे आप हैं, नारियों की भूमिका में क्या अंतर देख रही हैं, सकारात्मक या नेगेटिव, जो बदलाव हुआ है? नहीं, बदलाव तो बहुत हुआ है।
जैसे हमने बताया ना कि भाई मेरे ही घर में मेरे पिताजी को ये चिंता थी कि ये आगे कुछ कर पाएगी कि नहीं कर पाएगी। आज का समय ऐसा है कि मैं कुछ भी कर सकती हूँ, मैं स्टेज पे डांस भी करूँगी तो मुझे कोई नहीं रोकेगा, मुझे तारीफ करेगा, गाना भी गाऊँगी, मंच कर रही हूँ, जो भी करती हूँ तो मुझे उसमें तारीफ मिलती है। तो निश्चित बदलाव आया है, बहुत बदलाव आया है। मैं एक चीज़ और यहाँ पे बोलना चाहूँगी, ये बदलाव लेकिन दो रूपों में आया है। हर चीज़ के दो पहलू होते हैं, कुछ पॉजिटिव होता है, कुछ नेगेटिव होता है। जहाँ पे ये सामाजिक चेतना आई है वहाँ बदलाव आया कि जो है ये लड़कियों को आगे आना चाहिए, तो निश्चित लड़कियाँ आगे आई हैं और हर क्षेत्र में अपना काम कर रही हैं और बहुत अच्छा काम कर रही हैं। लेकिन दूसरी तरफ ये भी हुआ है कि जब एक आज़ादी मिल गई है तो वो आज़ादी क्यों कर कभी कभी थोड़ा सा एक नेगेटिव चीज़ भी अपने साथ युवा पीढ़ी में ला रही है। दुरुपयोग हो रहा है, यही कहना चाहते हैं। कह सकते हैं कि थोड़ा सा दुरुपयोग भी कहीं ना कहीं इस आज़ादी का हो रहा है। मतलब ये है कि जो चीज़ें हम डिलीवर्ड कर रहे हैं उसको उस रूप में डिलीवर्ड नहीं कर पा रहे हैं। हम अधिकार दे रहे हैं, हाँ। तो उसके साथ उसको कर्तव्य भी बताए जाने चाहिए। बिल्कुल, बच्चों को शुरू से ये पता होना चाहिए कि आज़ादी का मतलब है क्या है ना। ये नहीं कि आज़ादी मतलब आप कुछ भी कर लीजिए। आज़ादी और उद्दंडता में अंतर है। बिल्कुल बिल्कुल, तो ये चीज़ अच्छा। अभी जो मंची कविताएं हो रही हैं, मंचों हो रही हैं, उसमें महिला कवियत्रियों की संख्या बढ़ रही है जी। क्या कारण, मतलब यही बदलाव हो रहा है कि जो समाज में हुआ ये कारण है, या वो अच्छा लिखने लगी, या अब उनको मंचों पे ज़्यादा जगह मिलने लगी? देखिए, इसमें तो मैं अब खुद ही एक कवियत्री हूँ, तो मैं बहुत क्या बोलूं, मन में तो बहुत सारी चीज़ें हैं बोलने के लिए, पर मैं अगर मेरा ये जो भी इस समय देख रहा आपके प्रश्न के ऊपर मैं कुछ जवाब देना चाहती हूँ, थोड़ा सा हटके। मेरी सभी कवि और कवित्रियों से ये बहुत हाथ जोड़ के निवेदन है कि कृपया अपनी लिखी चीज़ों को आप पढ़िए, आप अपनी कला को दुनिया के सामने लाइए। आप किसी और के लिखे के चीज़ों को ले आते हैं तो हो सकता है आप बहुत अट्रैक्टिव हो सकता है आपके जो है प्रेजेंटेशन बहुत अच्छा हो, आपको हो सकता है मंच ज़्यादा मिल रहे हो, लेकिन उसका नुकसान किसको हो रहा है? जिसमें खुद है, जिसमें खुद ये चीज़ है, जो स्वयं लिख रहा है, जो स्वयं अप्रोचेबल नहीं है, वो कहीं पीछे चला जा रहा है, और जो दूसरों का लिखा पढ़ा गा रहे हैं, पढ़ रहे हैं, वो आज एक कलाकार के रूप में या एक कवित्री के रूप में जाने जा रहे हैं या कवि के रूप में जाने जा रहे हैं। मुझे इस बात का बहुत अफसोस है। तो आप कहना चाहती हैं जो प्लेबैक सिंगिंग है, जहाँ कोई लिखता है हाँ। और कोई गाता है, वो एक अलग चीज़ है। बिल्कुल। लेकिन जो कवित्री है, जो हाँ। मंच है, हाँ। वहाँ कवित्रियों की या कवियों की जिम्मेदारी ये है जी कि वो अपना लिखा हुआ पढ़े। बिल्कुल, क्योंकि देखिए जो साहित्य है ये एक साधना की चीज़ है, और ये स्वयं माँ शारदे की कृपा का चीज़ है। ये जो हम मंच जिसको कहते हैं, उस पर स्वयं हम ये मानते हैं कि माँ शारदे स्वयं विराजमान रहती हैं। ऐसे में हम धोखा किसको देते हैं, है ना? हम किसी दूसरे का लिखा पढ़ दें, वाहवाही लूट लें, हम अपना प्रेजेंटेशन अच्छा करके वाहवाही लूट लें, पैसे कमाएं, तो आप उससे कितने लोगों की जो आहें भी ले रहे हैं, ये नहीं होना चाहिए। और कला एक ठीक है कि पैसा भी आना चाहिए, लेकिन कला एक समाज के लिए भी ज़रूरी है, और वो तभी पूरा होगा जब आप अपने भाव लिख के और लोगों तक पहुंचाएंगे। बिल्कुल, निश्चित अपने भाव होने चाहिए। कुछ और जो आप हमारे माध्यम से कहना चाहती हूँ करके बोलो। जी, मैं तो बहुत कुछ कहना चाहती हूँ। मैं ये कहना चाहती हूँ कि ये जीवन बहुत अनमोल है, और अब तो कोरोना ने भी ये सिद्ध ही कर दिया है, अगले पल का कोई भरोसा नहीं है। हम आज हैं, अगले पल नहीं भी हो सकते हैं। तो मुझे लगता है कि एक तो थोड़ा बहुत अपने लिए भी आप जिए, अपने ऊपर भी ध्यान दें, और दूसरा हर पल कुछ ऐसा करें कि आपको लोग फॉलो करें, है ना? आपको जो है देख करके लोगों में एक अच्छे विचार की बात आनी चाहिए। उनको ये सोचना चाहिए कि भाई फलाना ऐसा करता है तो हमें भी ऐसा करना है। वो किसी भी ज़रूरी नहीं है कि आप पूरे वर्ल्ड फेम हो जाए तभी आपने कुछ किया। आपके पास, जैसे आप हमारे पास आए, हमने आपको अभिवादन किया, वो अभिवादन में इतना पता चल जाना चाहिए कि मैं किस तरह की, है ना, किस तरह की व्यक्ति हूँ। तो वो आप जब यहाँ से घर से बाहर जाएंगे तो आप 4 लोगों से मिलेंगे, और अगर कभी मेरी बात चलेगी तो आप ये बता सकते हैं कि सरला शर्मा जी
बहुत अच्छी व्यक्ति हैं, या सरला शर्मा जी में तो बड़ा जो है एटीट्यूड है, नहीं अच्छी व्यक्ति है। तो कहने का मतलब ये जो छोटी छोटी सी बातें हैं, जो छोटा छोटा सा हम लोग कुछ कर सकते हैं दूसरों के लिए, तो जरूर करना चाहिए। मतलब शख्सियत ऐसी बनाए कि जो आपके बाद भी लोग आपको याद करें। बिल्कुल। और एक चीज़ मैं और कह दूं चलते चलते कि ये जो कोरोना काल है, इसने निश्चित हमारे देश को भी काफ़ी आर्थिक रूप से भी कमज़ोर कर दिया है, लेकिन जितने भी पैसे वाले व्यक्ति हैं उन सबसे मैं ये निवेदन करूंगी कि जो मध्यम वर्गीय हैं या जो निम्न वर्गीय हैं, आप सब लोग आगे बढ़ करके उनकी ऐसी मदद करें कि उन्हें पता भी ना चले कि हमने उनकी मदद करी है, और उनकी मदद भी हो जाए। ज़रूरतमंदों की मदद करें, ज़रूरतमंदों की। और जितने लोग जो बड़े बड़े इंस्टीट्यूशन वाले हैं, उनसे भी मैं ये आग्रह करूंगी कि जो कोरोना काल में बहुत लोग नौकरी से निकाल दिए गए, हमने ये बिल्कुल नहीं सोचा कि उनका क्या होगा, उनके परिवार का क्या होगा। अगर हमारी किसी नौकरी से ही हमारा घर चल रहा था और एकदम से हमें नौकरी से निकाल दिया जाए तो हमारा क्या होगा। तो ऐसे बहुत सारे लोग थे, मैं समझती हूँ उनकी भी मजबूरी है, लेकिन हम ये कर सकते हैं ना कि थोड़ा बहुत मिल बांट करके एक बोझ उठा सकते हैं ना। तो ये हम एक तरीके से अपने देश की मदद करेंगे। तो ये भी मैं आपके माध्यम से कहना चाहती हूँ। बहुत शुक्रिया सरला जी, आपका भी, बहुत और सभी साथियों आपका भी बहुत शुक्रिया। आप लोग बताइएगा कि हमारा वीडियो कैसा लगा। सरला जी के साथ ये जो बातचीत थी, फिर हम लोग काव्य पाठ पर भी मिलेंगे, ये वादा है। ज़रूर, बिल्कुल।